Let's start the unit cell. This is third unit of NEET. It contains three topics: cell, structure and function, cell, biomolecule and cell division. Now, in the living world we have studied unity in diversity. There are variety of organisms, variety of species, different kinds of organisms, all have different characters, but still there is something which is similar to all organisms. And the most basic thing which is similar to all organisms is the cell. Cell is the basic unit of life. It is also called as fundamental unit of life or structural and functional unit of life. So cell is structural or fundamental unit of life, basic unit of life, and cell is that particular thing which helps us to decide about unity in diversity. Now one important word is there that always comes in the biology is reductionist biology. Reductionist biology. In NCERT it is given in the first paragraph. Reductionist biology. There is a phenomenon called as reductionism. What is reductionism? It is the process of studying anything by breaking down into smaller units. This is called as reductionism. Anything we are going to study, if we break into smaller units, then the phenomenon is called as reductionism. And biology is somewhat called as reductionist biology. What is reductionist biology? As all we know, organism consists of various organs. Organs consist of tissues and tissues consist of cell. So when we are going to study cell, it means that we are going to break the concepts from organism to organ, organ to tissues and tissues to cells. So it is somewhat reductionist biology. अरे भाई समझा क्या? रिडक्शनिस्ट का मतलब तोड़ के लेने का. हाँ समझे कि नहीं? तोड़ के लेने वाला जो है वो बायोलॉजी है. अब इसमें एक इम्पोर्टेंट वर्ड आ रहा है, ध्यान दो. रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी की डेफिनेशन दी है एनसीईआरटी में. हम जब बायोलॉजी में सेल का स्टडी करने वाले हैं, इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म की जो फिजियोलॉजी है, वो बिहेवियर जो है, वो सब कुछ सेल और सेल के अंदर जो कुछ चल रहा है उस पर डिपेंड है. ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर है, ऑर्गेनिज्म का जो फिजियोलॉजी है बॉडी के अंदर, वो सब कुछ सेल की वजह से है. सेल के अंदर जो कुछ चल रहा है उसकी वजह से. फॉर एग्जांपल, जैसे हमने देखा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो कुछ एक्शन है वो बॉडी पे कैसे हो रहा है? एग्रेसिवनेस. उसके लिए हमने एक एग्जांपल भी देखा है, क्रिमिनल सिंड्रोम. बराबर है कि नहीं? तो बॉडी में जो कुछ चल रहा है वो सेल के अंदर जो कुछ है, इंटरैक्शन, मेटाबॉलिज्म, वेरियस एक्शंस, रिएक्शंस, उसकी वजह से हमारा फिजियोलॉजी और बिहेवियरल प्रोसेस है. तो जब हम बायोलॉजी में सेल का स्टडी करेंगे तो इट इज समव्हाट फिजिको केमिकल प्रोसेस. इट इज फिजिको chemical process. And this physico-chemical process is always by breaking down into smaller units. That is called as reductionist biology. The physico-chemical approach to study and understanding living organism. The physico-chemical approach to study and understanding living organism is called as reductionist biology. यहाँ तक कुछ तकलीफ? शुरुआत में हमने जो पॉइंट देखे फिर से देखते हैं. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल की वजह से हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी पता चलती है. सारे ऑर्गेनिज्म में सेल है,
वो यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, मल्टी सेल्युलर हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सब कुछ हमने बेसिक 10 तक पढ़ लिया है, बराबर ना। अब रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का भी हमें क्लियर हो गया। फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। अब हम जाते हैं सेल का एक ओवरव्यू देखते हैं धीरे धीरे, अलग अलग पॉइंट्स अबाउट सेल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल है, और अगर सेल नहीं है तो इसका मतलब वो नॉन लिविंग है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल है, अगर सेल नहीं है तो इसका मतलब वो नॉन लिविंग है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल हो, किसी में ज्यादा सेल हो। वी आर मल्टी सेल्युलर। देयर आर सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, अमीबा, क्लामाइडोमोनास, वो सारे क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। यूग्लेना आल्सो। एंड मल्टी सेल्युलर में हम लोग आ जाते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स में भी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर में फंगाई, प्लांट, ये सारे है ना, मल्टी सेल्युलर है। प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर है, प्रोटिस्टा इज यूनिसेल्युलर। सो मल्टी सेल्युलर में फंगाई से शुरुआत होता है, जो किंगडम प्लेंटी के 5 है उसमें। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अगर हम कंसिडर करते हैं या मल्टी सेल्युलर लेते हैं, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो भी इंडिपेंडेंट, उनका एग्जिस्टेंस है। अमीबा एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यूग्लिना एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, क्लामाइडोमोनास एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब सिर्फ कितने सेल है, एक सिंगल सेल उनमें है, उनका भी खुद का अस्तित्व है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो सिंगल सेल है वो भी सारे बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करती है, उसकी वजह से उनका एग्जिस्टेंस है। तो एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी में बहुत इंटरेस्टिंग है, एनीथिंग विच इज लेस देन अ सेल कैनॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। Anything less than a cell cannot have independent existence. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करते इंडिपेंडेंटली, पर सिंगल सेल है ना, वो कंप्लीट सेल है। अगर सेल से कुछ भी कम है तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई। एनीथिंग लेस देन अ सेल कैनॉट हैव इट्स ओन इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस। समझ रहा है? सो सेल इज फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड कैन परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शंस। क्लियर हो गया क्या? अब सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर है रॉबर्ट हुक। फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक while observing कॉर्क सेल। कॉर्क सेल पर स्टडी करते, कॉर्क का स्टडी करते करते उसने पहली सेल डिस्कवर की। उसको ऐसे ध्यान में आया कि जो कॉर्क होता है वो हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर उसमें दिखाई देते हैं, कंपार्टमेंट्स। कॉर्क कैम्बियम वगैरह होता है, तो कॉर्क में क्या होता है, हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है। उसने हर उस कंपार्टमेंट को क्या नाम दिया? सेल। एक्चुअली सेल जो है वो केम फ्रॉम ए वर्ड सेला। सेला मीन्स हेला नहीं, सेला मीन्स hollow compartment. Robert Hooke, while studying cork, observed that it consists of various compartments or hollow spaces. That hollow spaces actually termed as sella, and the word cell come from sella, hollow compartment. So first cell discovered by Robert Hooke. But first living cell, अगर किसी ने पूछ लिया कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया है, फर्स्ट लिविंग सेल, इट वाज डिस्कवर्ड बाय लिविनहॉक।
Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek. He discovered first cell, algal cell. algae पे स्टडी करते समय उसने फर्स्ट सेल डिस्कवर किया. So Anton von Leeuwenhoek was the first who discovered free living cell of algae in the water. और एंटोन लिविनहॉक ने ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर किया है. ये सारे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लिविनहॉक. algae in water. He invented compound microscope also. Robert Hooke जो था was the first scientist who discovered cell. He observed many small tiny compartments, honeycomb-like structure in the core. To each compartment he has used the term cella. The meaning of cella is hollow space or compartment. And ये उसने किसमें कहा था? तो उसका एक बुक है called as माइक्रोग्राफिया. जोग्राफिया नहीं, माइक्रोग्राफिया. जोग्राफिया था ना सुपर 30 में, भूल गए? सो माइक्रोग्राफिया, जोग्राफिया नहीं है, जाने दो. माइक्रोग्राफिया बुक में, माइक्रोग्राफिया बुक किसका है? रॉबर्ट हुक का. ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान देना. अब जब हम सेल का सोचते हैं तो सबसे पहले तो सेल एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. सेल के अंदर तो और ही छोटी चीजें हैं. तो हमें सेल देखने के लिए क्या लगता है? तो अगर हमें पता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चीजों को कितना मैग्नीफाई कर सकता है. जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई इमेजेस फ्रॉम 50 to 100 टाइम्स. ओरिजिनल जो साइज है उससे 50 to 100 टाइम्स सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई कर सकता है. तो जो लार्ज सेल्स है उनको हम इससे देख सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से. पर जो स्मॉलर सेल है वो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दिखेगी, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स उसको मैग्नीफाई करता है. ये ध्यान में रखना है. सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितना टाइम्स मैग्नीफाई करता है? 1000 टाइम्स. इसलिए स्मॉलर सेल्स के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं. पर जो लार्जर सेल है, लार्जर सेल्स, उनके लिए हम यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, बिकॉज वो 50 से 100 गुना मैग्नीफाई करके बताएगा. अब स्मॉलर सेल के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप, लार्जर सेल के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप. पर सेल के अंदर जो है, चाहे लार्जर हो चाहे स्मॉलर हो, सेल के अंदर तो और बहुत छोटी चीजें हैं. अगर वो हमें देखनी है तो इससे ज्यादा मैग्निफिकेशन लगेगा जो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पास. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चीजों को 5 लाख टाइम्स बड़ा करके दिखा सकता है. इसलिए जो सेल के अंदर चीजें हैं वो हम देखने के लिए क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. बात समझ में आ गई? स्मॉलर साइज की सेल सिंपल माइक्रोस्कोप, लार्जर साइज की सेल कंपाउंड माइक्रोस्कोप. और जो सेल के अंदर चल रहा है उसे देखने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. यहां तक क्लियर हो गया? कुछ दिक्कत है? स्मॉलर सेल्स के लिए सिंपल, लार्जर सेल्स के लिए कंपाउंड. हाँ, उल्टा उल्टा हो रहा है सर कब से स्टेटमेंट. लार्जर सेल के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप, स्मॉलर सेल्स के लिए कंपाउंड, और सेल के अंदर जो उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये रिकॉर्डिंग करते समय थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, बहक जाता है आदमी. आगे अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम यूज कर रहे हैं व्हाट इज गोइंग इनसाइड द सेल, वो चेक करने के लिए, क्योंकि वो 5 लाख टाइम्स बड़ा करके दिखा रहा है. अब सेल के अगर टाइप या शेप की बात हम करें तो सेल का शेप ऐसा कोई फिक्स नहीं होता. अलग अलग तरह के शेप्स हो सकते हैं. पॉलीगोनल हो सकता है, रेगुलर शेप हो सकता है, इरेगुलर शेप हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कुलर, रॉड शेप्ड, इरेगुलर शेप, कुछ भी हो सकता है.
ट्राइगोनल हो सकता है, सेल कैन बी ऑफ एनी शेप। यहाँ तक क्लियर हो गया। और सेल का जो फंक्शन होता है ना, उससे उसका साइज एंड शेप भी डिसाइड होता है। काफी टाइम्स सेल का जो फंक्शन होता है उससे उसका साइज और शेप डिसाइड होता है, ये ध्यान में रखना है। अब एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है, कुछ सेल्स की साइज दी हुई है। जैसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा पाई जाती है 0.3 माइक्रोमीटर, ये हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होती है 0.3 माइक्रोमीटर, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर। और जो लार्जेस्ट सेल होती है, लार्जेस्ट सेल वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, उसकी साइज लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। तो स्मॉलेस्ट सेल 0.3 माइक्रोमीटर, माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है? सेल की स्माइल नहीं सेल की साइज जो है वो 0.3 माइक्रोमीटर है, ये ध्यान में रखना है। माइकोप्लाज्मा में लार्जेस्ट जो है, ये एनसीईआरटी में दिया है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच नियर अबाउट 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ इतना ही दिया है। और दूसरा जो है बैक्टीरियल सेल साइज जो है वो 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर है। बैक्टीरिया का जो सेल का साइज है, बैक्टीरिया साइज 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर, ये अच्छी तरह से ध्यान में रखना। एग्जाम में ये पूछा जाएगा। माइकोप्लाज्मा साइज स्मॉलेस्ट सेल है, लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच की एग है, और बैक्टीरियल सेल की साइज 3 माइक्रोमीटर टू 5। आरबीसी जो है हमारे बॉडी के, जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, आरबीसी की साइज नियर अबाउट 0.7 माइक्रोमीटर होती है। आरबीसी 0.7 माइक्रोमीटर, और ये उसका डायमीटर होता है, ध्यान में रखना है। आरबीसी की साइज 0.7 माइक्रोमीटर। ये क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत है? अब सेल ऑफ ओनियन पिल, कांदे का छिलका, कांदे का छिलका यानी ओनियन पिल। तो ये तो कांदे का छिलका है, ये जब हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे तो ये एक टिपिकल प्लांट सेल है, ध्यान देना है। ओनियन पिल इज ए टिपिकल प्लांट सेल, यानी जो अलग अलग प्लांट सेल होते हैं उनका अगर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म निकाले तो हमें वो ओनियन पिल में मिल जाता है। अगर हम वो स्टडी करते हैं तो ऐसा ध्यान में आता है कि उस छिलके में जो सेल है, उस सेल को आउटर सेल वॉल है, आउटर सेल वॉल है, और उसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन भी है। ध्यान देना अच्छी तरह से। ओनियन पिल के अगर हम सेल स्टडी करेंगे तो वो एक टिपिकल प्लांट सेल का एग्जांपल बन जाती है, जिसमें हमें सेल वॉल और उसके अंदर क्या दिखाई देता है? सेल मेम्ब्रेन दिखाई देता है। पॉइंट क्लियर हो गया? ओनियन पिल के बारे एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। दूसरा एक दिया है ह्यूमन चिक सेल्स, अगर वो हम स्टडी करेंगे तो उसमें हमें आउटर सेल वॉल नहीं दिखाई देता ह्यूमन चिक सेल में, ये ध्यान में रखना है। ह्यूमन चिक सेल, काफी टाइम ऐसे होता है कि चिक सेल पता ही नहीं चलता क्या है। हमारे ब्यूकल कैविटी में जो कुछ है सेल्स, उनको ह्यूमन चिक सेल्स कहते हैं। चिक सेल का काम क्या है? हमारे माउथ में मॉइस्चर क्रिएट करना। बात समझ में आई? ह्यूमन चिक सेल्स आर द सेल्स इनसाइड आवर ओरल कैविटी, दे मेंटेन आवर ओरल कैविटी ऑलवेज विथ मॉइस्चर। क्लियर हो गया? ह्यूमन चिक सेल्स। ह्यूमन चिक सेल्स को सेल वॉल नहीं दिखाई दिया और उनको आउटर मेम्ब्रेन दिखाई दिया, माइक्रोस्कोप में स्टडी किया था। ओनियन पिल और ह्यूमन चिक सेल में डिफरेंस यही क्रिएट हो गया। ओनियन पिल में मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल दिखाई दिया और चिक सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन दिखाई दिया, सेल वॉल नहीं है। ये क्लियर हुआ? आगे अब हर सेल के अंदर क्या दिखाई देता है हमें? इनसाइड ईच सेल देयर इज अ
साइटोप्लाज्म जिसे हम साइटोसोल कहते हैं, न्यूक्लियस होता है, समझ रहे कि नहीं। और अलग अलग ऑर्गेनेल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, राइबोसोम हो सकते हैं, लाइसोसोम हो सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल हो सकते हैं, गोल्जी बॉडीज हो सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के जो अंदर सिस्टम प्रेजेंट है, ऑर्गेनेल सिस्टम। सो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड अलग अलग ऑर्गेनेल्स है। यहां तक क्लियर हो गया क्या? अब सेल में दो टाइप के सेल हमें दिखाई देते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल, प्रो एंड यू। सबसे पहले कैरियन का मतलब ध्यान में रखना है, कैरियन यानी न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। जब हम प्रो वर्ड यूज करते हैं तो प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, अंडर डेवलप्ड या नॉट डेवलप्ड। जो सबसे पहले न्यूक्लियस हुआ करता था प्रोकैरियोटिक सेल का, उसमें डेवलपमेंट हुआ और एडवांस्ड या इवॉल्व या डेवलप्ड न्यूक्लियस, जैसे हमारे इसमें वी आर यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ऐसे सेल के दो टाइप है। ये कैसे डिसाइड होता है? ये दोनों में ही न्यूक्लियस है, पर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। और यहां पे क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का। बात समझ रहे हैं क्या? अरे क्लियर हो रहा है क्या? हमने क्या देखा? सेल है, सेल को सेल मेम्ब्रेन है, अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल हो सकता है, एनिमल सेल है तो सेल वॉल एब्सेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से डेवलप्ड हो सकता है या नॉट डेवलप्ड हो सकता है। जब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तो दैट इज यूकैरियोटिक सेल, और जब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट है तो प्रोकैरियोटिक सेल। यहां तक क्लियर हो गया? न्यूक्लियस अगर डेवलप्ड है तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए है, यानी क्रोमोसोम डीएनए से बना है, हिस्टोन प्रोटीन से बना है। हम देखेंगे आगे कि क्रोमोसोम एग्जैक्टली क्या है। अभी फिलहाल हमें इतना ध्यान में रखना है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है। अब in prokaryotic as well as eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called as cytoplasm occupies volume of the cell. चाहे सेल यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। पर प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होते, यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट वन। कैन एनीबॉडी गेस कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गेनेल कॉमन है? यस? नहीं, राइबोसोम। राइबोसोम कॉमन होता है, प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में भी होता है। देखते हैं हम शांति से। इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल, जल्दबाजी हो रही है क्या? मैं इसलिए थोड़ा स्ट्रिक्टली और सीरियसली ले रहा हूं ताकि हमारा टॉपिक डाइवर्ट ना हो और थोड़ा ज्यादा कंटेंट हो। ये रिकॉर्डिंग में भी आना चाहिए ना, लोग भी देखेंगे ना, तो थोड़ा सीरियसनेस रखते हैं। जो देख रहे हैं वो भी समझ ले भाई। In prokaryotic as well as eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called as cytoplasm occupies the volume of the cell. अब ये साइटोप्लाज्म क्या है? ये साइटोप्लाज्म ही तो है जो सेल को लिविंग स्टेट में रखता है। साइटोप्लाज्म में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, फिर वो हो सकता है कैटाबॉलिक हो, ब्रेकडाउन वाली हो सकता है, कंस्ट्रक्शन वाली रिएक्शन हो, एनाबॉलिक हो, तो जो भी whatever going inside cell that makes cell in the living state, अगर वो मेटाबॉलिक रिएक्शन बंद हो गई इसका मतलब वो डेड हो गई। बराबर है कि नहीं? तो सेल
साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज। सेल के सारे एक्टिविटीज ये साइटोप्लाज्म में होते हैं, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। वेरियस केमिकल रिएक्शंस ऑकर इन द साइटोप्लाज्म टू कीप सेल इन द लिविंग स्टेट। Beside nucleus, eukaryotic cell also have membrane-bound distinct cell organelles such as ER, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies, vacuoles. प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे ऑर्गन्स नहीं होते। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया। बट एक ऑर्गेनेल कॉमन होता है, वो कौन सा होता है? राइबोसोम। Ribosomes are non-membrane bound organelles found in all cells, either eukaryote or prokaryote. ये बहुत इंपॉर्टेंट नीट का पॉइंट है, ध्यान में रखना। क्लियर हो गया क्या? अब सेल के अंदर क्या होता है कि राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं है, राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, और मोर ओवर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो राइबोसोम्स क्या है? ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ये प्रोकैरियोट्स में भी है और यूकैरियोट्स में भी है। ये जो राइबोसोम्स है ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं है, ये क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट है, अगर प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी प्रेजेंट है, सरफेस पर। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ध्यान में रखना है। Ribosomes are not only present in the cytoplasm but also in the two organelles chloroplast and mitochondria particularly, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर भी है। क्लियर हो रहा है? अरे समझ रहा है क्या? अब प्लांट सेल में सेल वॉल है, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस है, अगर यूकैरियोटिक है तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। बात समझ रहे हैं? प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये भी है कि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है। क्या होता है? सेंट्रोसोम, जो प्लांट सेल में नहीं होता। सेंट्रोसोम क्या है वो हम अभी फिलहाल उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना ध्यान में रखेंगे कि सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल्स होते हैं और उनका फंक्शन होता है सेल डिवीजन का। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक इंपॉर्टेंट फर्क है। एनिमल सेल हैव सेंट्रोसोम, प्लांट सेल लैक सेंट्रोसोम। मैंने नोट्स में सब दिया हुआ है। एनिमल सेल कंटेन्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड एज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कंटेन सेंट्रियोल्स व्हिच हेल्प इन सेल डिवीजन। क्लियर हो गया? और शेप ऑफ द सेल डिपेंड ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म। ऐसा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एनसीईआरटी में है। शेप ऑफ द सेल डिपेंड ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में दूसरे चैप्टर में है, हम अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए सेल, ध्यान देना अच्छी तरह से। टोटीपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिफरेंशिएट इटसेल्फ एंड फॉर्म ए न्यू ऑर्गन और न्यू प्लांट। एक सिंगल सेल जो डिफरेंशिएट होगी, यानी जिसके डिवीजन होके नया सेल बनते जाएगा, और वो जब सेल बनेगा तो उस सेल से ऑर्गन भी बन सकता है या नया ऑर्गेनिज्म भी बन सकता है। ऐसे जो सेल होते हैं जिनमें ये क्षमता होती है नया सेल, नया ऑर्गन, नया ऑर्गेनिज्म बनाने की, उसे कहते हैं टोटीपोटेंट सेल, एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड एज टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ ए सेल to form new cell, new organ, new organism. This is totipotency. जो सेल ये फंक्शन करती है उसे कहते हैं टोटीपोटेंट सेल। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एम्ब्रियो में जो सेल्स होते हैं वो स्टेम सेल कहते हैं। ये जो स्टेम सेल्स होते हैं उनमें एबिलिटी होती है नया सेल ऑर्गन बनाने की, अलग अलग डिसीजेस क्योर करने की भी उनमें एबिलिटी होती है। उन्हें कहा जाता है टोटीपोटेंट सेल्स। So stem cells are the most important totipotent cells. बात समझ रहे हैं क्या? ज्यादा सीरियस हो रहा है क्या लेक्चर? क्या फ्रूटफुल है? अरे है कि नहीं? नहीं समझ रहा है तो बोलो, नींदे आ रही क्या? जो देख रहे हैं वो भी देख ले भाई।
It is the capacity or potential of living cell or nucleated cell to differentiate and divide to form any other type of cell, thereby complete new organism. नया सेल, नया ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता, टोटीपोटेंसी, जो सेल करती है वो टोटीपोटेंट सेल. फॉर एग्जाम्पल, embryonal animal cells are totipotent and termed as stem cells. The stem cell have great medical application in disease curing. क्लियर हो गया? अब ये जो सेल होती है टोटीपोटेंट सेल जो हम बोल रहे हैं, तो इनमें ये एबिलिटी कैसे आती है? तो हर सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है, और अगर जेनेटिक मटेरियल एक्टिव है तो वो जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन हो सकता है, वो उसके जैसा ही नया फिर से सेल या ऑर्गन बनाने की क्षमता रखता है, क्योंकि हमारे सारा जो कुछ इंफॉर्मेशन है बॉडी का वो सेल के किस में है? क्रोमोसोम में, जेनेटिक इंफॉर्मेशन. तो सेल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है तो वो टोटीपोटेंट भी हो सकती है. बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर? ये हो गया, हमने सेल का ओवरव्यू ले लिया. यहाँ तक क्लियर हुआ पॉइंट? क्या लिया हमने सेल का ओवरव्यू? अब शुरुआत से पॉइंट ध्यान में लेते हैं. सबसे पहले, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. First living cell discovered by Anton von Leeuwenhoek. He also discovered compound microscope. For smaller sizes cell we use compound microscope. For large cells we use simple microscope, and for observing the internals of the cell we use electron microscope, because simple microscope 50 to 100 times magnify करेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1000 टाइम्स मैग्नीफाई करेगा, और 5 लाख टाइम्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर हमने स्मॉलेस्ट सेल साइज देखा माइकोप्लाज्मा में 0.3 माइक्रोमीटर. ह्यूमन आरबीसी का साइज है 0.7 माइक्रोमीटर. लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग है 15 सेंटीमीटर. बात समझ में आ गई? और जो बैक्टीरियल सेल है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर है. ये सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है. उसके बाद सेल के ओवरव्यू में हमने क्या देखा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक. जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, वो यूकैरियोटिक है. नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक है. प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म है, यूकैरियोटिक में भी है, पर प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट है, यूकैरियोट में सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है. प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एक सेल ऑर्गेनेल कॉमन है. प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में एक सेल ऑर्गेनेल कॉमन है, दैट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम. राइबोसोम ये इंपॉर्टेंट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, हम बाद में देखेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे. यहाँ तक क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम? उसके बाद ओनियन पील हमने देखा है. ओनियन पील जो है उसको सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, टिपिकल प्लांट सेल है. यहाँ तक क्लियर हो रहा है?